नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जब से कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो सामने आया है, घोषणा पत्र उसका सामने आया है, तब से बीजेपी हैरान परेशान है, घबराहट है, उसके अंदर बौखलाहट है, उसके अंदर उसके माथे पर पसीना है। उसकी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो उसकी काट क्या लेकर आए, आखिर वो जनता के सामने क्या परोसे कि वो घोषणा पत्र में कांग्रेस से आगे निकल जाए। लेकिन यहां पर वो पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि वो बौखलाहट में वो सब कुछ कह रही है जो जाहिर सी बात है उसका एक एजेंडा रहा है। जब आपने देखा ही होगा तमाम इलेक्शन में, जब बीजेपी के सामने हार दिखती है या फिर उसको घबराहट नजर आती है या वो पिछड़ती हुई नजर आती है, तो वो वही ध्रुवीकरण के उसी अपने एजेंडे पर लौटती हुई नजर आती है। वो उसी सांप्रदायिकरण के बंटवारे की उसी सियासत पर लौटती हुई नजर आती है। जहां पर कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र लेकर आई है, उसमें उसने युवाओं से लेकर, उसने महिलाओं से लेकर, उसने एससी, एसटी, ओबीसी, जातीय जनगणना से लेकर, उसने मुसलमानों से लेकर, यानी कि देश के हर तबके हर वर्ग की उसमें बात की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर आप ये देखिए कैसे अपने एजेंडे को इसमें लाती हुई नजर आ रही है। इसकी तो हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी मैं ये क्यों कह रही हूं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी आजकल वायरल है और बुरी तरीके से वायरल है। राहुल गांधी ने, जब वो तेलंगाना में हैदराबाद में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने अपने घोषणा पत्र को जारी किया कांग्रेस के, और वहां से जब वो देर रात लौट रहे थे तो उन्होंने एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में उन्होंने लोगों से, जनता से ये अपील की कि आप अपने सुझाव इस घोषणा पत्र के जरिए, इस घोषणा पत्र के को लेकर अपने सुझाव ईमेल के जरिए आप हमें भेजें। आपको पता है कि वो वीडियो अब तक 26 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख ली है। 26 मिलियन, 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पे, और आप ये देखिए कि 26 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा है। इसका इस्तेमाल तो अब तक नरेंद्र मोदी करते आए हैं, आपको पता है, सोशल मीडिया पर तमाम युवाओं को वो लेकर आए, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन अब आप ये देखिए वही सोशल मीडिया कैसे उनके गले की हड्डी, गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हर वीडियो जो है, जो भी उनके विरोध की होती है वो तो वायरल होती ही है, लेकिन राहुल गांधी की जो वीडियो है ये पूरी तरीके से वायरल है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है कि अब तक 26 मिलियन से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं, और जिन सुझावों की उन्होंने बात की थी, हजारों की तादाद में कांग्रेस को ईमेल प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इस वीडियो में राहुल गांधी ने अपील की थी। और वो दरअसल जो ईमेल्स हैं वो हजारों की तादाद में अपने सुझाव और तारीफों के साथ लोगों ने कांग्रेस को भेजे हैं। सुनिए आप एक छोटी सी राहुल गांधी की ये बाइट जो कि अभी वायरल है। नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। मेरी टीम ने कहा है कि मुझे बहुत एनर्जी के साथ ये वीडियो करना है, मुस्कुरा के ये वीडियो करना है। अभी मैं तेलंगाना से लैंड किया हूँ। मैनिफेस्टो रिलीज का फंक्शन था, बहुत अच्छा फंक्शन था, काफ़ी लोग थे। काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, आपने बनाया, आपके सुझावों से बना, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़, जो आपको अच्छा लगे, जो इतना अच्छा नहीं लगा, वो आप मुझे बताइए, ईमेल करिए, मैसेज भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल है और आपने सुना उन्होंने इसमें क्या अपील की है। और वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के नेता, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर की रैली से की थी कि इस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग और वामपंथ की छाप बताया था, अब इस पूरे एजेंडे पर ही वो काम करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी की बात हो और स्मृति ईरानी सामने ना आए, ये भी नहीं हो सकता, तो वो भी इस मैदान में कूद गई हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी जेपी नड्डा की एक छोटी सी बाइट। देखिए आप किस तरह से इस जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, उसको किस तरह से मुस्लिम लीग से वो जोड़ रहे हैं। मुसलमानों की बात करना, ऐसा लग रहा है इस देश में अब गुनाह हो चला है, जैसे वो इस देश के नागरिक ही नहीं। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं की बात करते हुए किसी मंच से उसको नहीं भूलते हैं, ट्रिपल तलाक की बात करना वो नहीं भूलते हैं। लेकिन अगर सच्चर कमेटी की बात, उसकी सिफारिशों को लागू करने की बात अगर कांग्रेस ने कर दी है, तो कैसे बौखला गई है बीजेपी, और किस तरह से जातीय जनगणना, जातीय समीकरण, सामाजिक बराबरी की जो उसने बात की है, वो एक ऐसी चोट की गई है जिससे बीजेपी बुरी तरीके से बैकफुट पर है। सुनिए आप जेपी नड्डा को और देखिए आप बीजेपी की बौखलाहट को।
कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपने यहाँ पर सुना जेपी नड्डा को, और अब आप ये देखिए कि इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुप्रिया सुले जो है कांग्रेस की लीडर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे की बखियां उन्होंने उधेड़ दी हैं। सुनिए आप उनका क्या कुछ कहना है जो एजेंडा फिलहाल बीजेपी चला रही है उसको लेकर। क्योंकि कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की शर्म आती है। कभी कभी व्हाट्सएप पढ़ के लगता है कितनी घटिया भाषा है, और उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री वही भाषा बोलते हुए मंच से नजर आते हैं। तो इस देश का प्रधानमंत्री घटिया व्हाट्सएप लिखते हैं या इस देश को चलाने की कुवत रखते हैं, सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि 10 साल की मोदी सरकार के बाद आज जब यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है, तो प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन उसमें नील बटा सन्नाटा स्कोर है, उसमें जबरदस्त फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का, और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। यह सच है कि वो घबराए हुए हैं, यह सच है कि वो बौखलाए हुए हैं, यह सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे, आरएसएस के अपने सर्वे का फीडबैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। तो सुप्रिया सुले को अभी आपने सुना कि बीजेपी बौखलाई हुई है, घबराहट है, क्योंकि इसके इंटरनल सर्वेज ये बता रहे हैं कि वह 180 भी पार नहीं करने जा रही, इसीलिए वो अपने पुराने एजेंडे, उसी हिंदू मुसलमान के, उसी बंटवारे के, उसी ध्रुवीकरण के एजेंडे पर लौटती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि तमाम रैलियों में प्रधानमंत्री खुद 370 की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलवामा की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्राइक की बात वो फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग और वामपंथ की छाप बताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक एजेंडा चलाने की पूरी कवायद और कोशिश है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अभी मैनिफेस्टो की कमेटी ही बनी है, और अभी मैनिफेस्टो कब आएगा ये पता नहीं है। 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, और वही जिस तरह का इलैबोरेट एक बहुत ही शानदार मैनिफेस्टो जो है वो कांग्रेस की तरफ से आया है, जिसमें कोई उन्होंने स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा है, उससे बीजेपी घबरा गई है और इसीलिए इस तरह की हरकतें वो कर रही है। इसी सब पर हम बात करेंगे, इसके ऐतिहासिक तथ्यों पर भी हम बात करेंगे। जिस मुस्लिम लीग की वो बात कर रहे हैं, वो कैसे मुस्लिम लीग बीजेपी के साथ थी, बीजेपी उनके साथ थी, उसकी हम बात करेंगे। जिस एजेंडे के विभाजन के, जिस एजेंडे पे वो काम करती हुई फिलहाल नजर आ रही है तमाम विपक्षी पार्टियों को, उसके 2 ही एजेंडे हैं। विपक्षी पार्टियों को या तो ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से उनको जेल में भेज दिया जाए, या केसों में उनको फंसा दिया जाए, पार्टियों को तोड़ दिया जाए, नेताओं को तोड़ दिया जाए, अपने दल में शामिल किया जाए, वॉशिंग मशीन में दौड़ के चमका के उन्हें खड़ा कर दिया जाए, और या फिर इसी तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको देश विरोधी और उनको किस तरह से विभाजनकारी ताकतों के साथ वो खड़ी हुई है, इस तरह के एजेंडे लोगों के सामने परोसे। यही बीजेपी का फिलहाल एजेंडा इस लोकसभा इलेक्शन में भी नजर आ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, जाना माना चेहरा है, इतिहास की उन्हें बहुत जानकारी है और इन तमाम चीजों पर उनकी गहन परख और उनकी स्टडी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे शुरुआत में राहुल गांधी से करना चाहूंगी। राहुल गांधी का वो वीडियो आपने भी देखा होगा जो वायरल है।
जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने अपने लिए किया, जिस सोशल मीडिया पर उन्होंने युवाओं को लाकर खड़ा कर दिया, जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध करने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहे, जिस सोशल मीडिया पर उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया, आज उस सोशल मीडिया पर राहुल गांधी वायरल हैं। नींद नहीं आ रही होगी बीजेपी को, डॉक्टर राकेश पाठक जी। देखिए, बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा। पहले सोशल मीडिया की ही बात कर लेते हैं। निश्चित तौर पर जब सोशल मीडिया का आविर्भाव हुआ, जब ये सारे प्लेटफॉर्म आए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर आमद देने में कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने बहुत देर की थी। मैं कई अवसरों पर इस बात का उल्लेख कर चुका हूं। मैंने वर्धा में भाषण में कहा था कि जब नरेंद्र मोदी के करोड़ों फॉलोअर हो गए थे ट्विटर पर, जिसे अब एक्स कहते हैं, तब तक तो राहुल गांधी आए नहीं थे एक्स पर। लेकिन आज ये उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है। आज राहुल गांधी के 26 मिलियन व्यूज अगर इस इतने से 1 मिनट के संदेश पर हैं, इसका अर्थ यह है कि पूरा देश और दुनिया, मैं इसमें दुनिया भी इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया भर में सोशल मीडिया के लिए कोई बाउंड्रीज तो है नहीं देश की, ये तो देश की सरहदों से पार है। तो दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये जिज्ञासा ही ये बता रही है कि वे नरेंद्र मोदी से बहुत आगे निकल गए सोशल मीडिया पर। इसके लिए बहुत साधारण सा तरीका है, किसी को अगर देखना और जानना हो, नरेंद्र मोदी के जितने हैंडल्स हैं, मान लीजिए उनका यूट्यूब चैनल है नरेंद्र मोदी नाम का, या बीजेपी इंडिया नाम का उनका यूट्यूब चैनल, या फेसबुक पेज है, या ट्विटर हैंडल्स, इन पर जाकर एंगेजमेंट देख लीजिए और राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल और आईएनसी इंडिया के देख लीजिए, यानी कांग्रेस के हैंडल्स पर। नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल की हालत यह है कि कुछ हजार व्यूज, हमारी और आपकी डिबेट के, बुशरा जी, हमारे आपके शो के हजारों लाखों में व्यूज होते हैं। क्षमा कीजिए, बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, इसमें कोई अहंकार नहीं है। हम लोग तो पत्रकारिता के बहुत साधारण से विद्यार्थी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल, उनके किसी वीडियो पर 1,500 व्यूज है, किसी पर 5,000, किसी पर 18,000, किसी पर 13,000। और राहुल गांधी के वीडियोस देख लीजिए, मिनटों में और घंटों में लाखों की संख्या में दर्शक पहुंचते हैं, व्यूज होते हैं। कितना समय लोग दे रहे हैं ये भी देखा जा सकता है। बहुत साधारण सा तरीका है कि वॉच आवर कितना है, वॉच टाइम कितना है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी हताश हैं, इसलिए अब वे चुनाव के मौके पर हिंदू मुसलमान लेकर आ गए। सच बताऊं बुशरा जी, तो बहुत हंसी आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के इन बयानों को सुनकर, जो मुस्लिम लीग का राग अलाप रहे। असल में मुस्लिम लीग वाली बात नहीं है, उन्हें किसी तरह मुसलमान शब्द लाना है, इस चुनाव में मुस्लिम शब्द लाना है। और पिछले 10 सालों में शायद ही कोई ऐसा चुनाव रहा हो जहां भारतीय जनता पार्टी ने और उनके वैचारिक पितृ संगठन आरएसएस ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश न की हो। लेकिन अब उनका ये दांव चल नहीं रहा। पिछले साल कर्नाटक में बड़ी मात खाई है उन्होंने, जब उन्होंने बजरंग बली की तुलना बजरंग दल जैसे श्रृंखल संगठन से कर दी थी। जनता ने तो उनकी बात नहीं सुनी, हिंदू मुस्लिम में नहीं पड़ी कर्नाटक की जनता, और बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। अब इस चुनाव में भी इस विषय को लेकर आ गए हैं। मैंने जेपी नड्डा का बयान भी सुना, और प्रधानमंत्री ने तो इतनी जल्दी बयान दे दिया था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ और उसके कुछ घंटों के भीतर उन्होंने कह दिया। और एक शब्द मुझे अच्छा लगा नड्डा साहब का, मैं उस पर सहमत हूं। उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा। यानी उन्होंने देखा ही है, न उन्होंने पढ़ा है न मोदी जी ने पढ़ा है। अगर वे पढ़ लेते तो बिंदुवार बताने की कोशिश करते, और मैं तैयार हूं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को या जगत प्रकाश नड्डा को कांग्रेस के उस न्याय पत्र में कौन सा बिंदु, किस पृष्ठ पर, कौन सा वाक्य ऐसा लगा जो मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रहा है, जिसे पढ़कर, पढ़ा तो उन्होंने है ही नहीं, उन्होंने कहा हमने देखा है। तो जिसे देखकर भी, मैं कह रहा हूं पूरा बीजेपी और आरएसएस का थिंक टैंक बैठकर उसे पढ़ ले और पढ़कर बताए कि कौन सा बिंदु ऐसा है जिसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है। जिसे देखकर जेपी नड्डा कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं। मैं आगे मुस्लिम लीग और इनके रिश्ते पर भी बात करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में जो बीजेपी को हताशा, बीजेपी की हताशा जो प्रकट हो रही है, वो इसलिए है कि जमीनी हकीकत से वे दो चार हो चुके हैं। उन्हें पता है कि जनता अब असली सवालों पर
जवाब मांग रही है, रोजगार पर बात जी कर रही है, बेरोजगार और महंगाई पर बात हो रही है, देश की सुरक्षा पर बात हो रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही सारी बातें तो हैं, इसमें मुस्लिम लीग कहां से आ गया? चूंकि जी उन सवालों के जवाब और कांग्रेस ने जो आश्वासन, जो अपने न्याय पत्र में न्याय दिलाने के जो वादे किए हैं, उन वादों में मुस्लिम लीग तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। बीजेपी को किस दिव्य दृष्टि से दिख रहा है वे जाने। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल। और क्या युवाओं के लिए न्याय की बात करना, क्या महिलाओं के लिए न्याय की बात करना, किसानों के लिए न्याय की बात करना, पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को साल भर में दिए जाएंगे, SC ST OBC जो युवा हैं उनकी स्कॉलरशिप जो है उसको दुगना कर दिया जाएगा, न्यायपालिका के न्याय की उन्होंने बात कही है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की यहाँ पर बात की गई है, जिसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात की गई है। तो इसमें से कोई पूछे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि सवाल तो उनसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग यहाँ इस मंच से पूछ सकते हैं कि आप ये बताएं कि आखिर इसमें कहां से और किस जगह से ये लगता है कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है। और यही नहीं डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये भी कहा गया है कि वायनाड में कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक नहीं लगा पा रही थी, इतनी घबराहट है, इतनी मुस्लिम लीग जो है उससे उनकी घबराहट है कि जब वो वायनाड जाते हैं जहां पर नामांकन में भी हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर, और साफ तौर पर ये लग रहा है कि केरल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरती हुई नजर आ रही है, और उसको बड़ा फायदा है, और बड़ा फायदा इसलिए भी है क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े, उसका असर पूरे केरल में नजर आ रहा है। तो इससे भी घबराई हुई है क्योंकि तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद भी साउथ में वो पैर अपने नहीं जमा पा रही है, पैर अपने नहीं पसार पा रही है। क्या आपको लग रहा है कि इस वजह से ये तमाम चीजें की जा रही हैं कि आप रैलियों में ये कहें कि कांग्रेस के झंडे नहीं है? शायद मुझे लग रहा है ना तो उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा है और ना ही उन्होंने राहुल गांधी की वो रैली घोषणा जो वो नामांकन के लिए जा रहे थे रोड शो, ना ही शायद उन्होंने वो देखा है। देखिए, कांग्रेस के झंडों की चिंता नहीं है बुशरा जी उनको। उनकी दिक्कत यह है कि उन्हें वहां पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हरा झंडा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी चुनाव लड़े थे तो उस हरे झंडे को, जो बाकायदा मध्य भारतवर्ष में एक पंजीकृत राजनीतिक दल है, उसके झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताकर बीजेपी की झूठ की फैक्ट्री ने हाहाकार मचा दिया था। क्योंकि वो झंडा भी उन्हें नहीं दिखाई दिया, वहां गठबंधन है, यूडीएफ जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रूप में वहां चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, तो किसी पार्टी ने तय किया कि इस वक्त झंडे नहीं लगाना तो नहीं लगाए, लेकिन इन्हें दिक्कत ये हो रही है कि वहां वो हरा झंडा नहीं दिखाई दिया। अगर वो दिख जाता तो बीजेपी RSS उसको फैला देते कि पाकिस्तान का झंडा लगाता राहुल गांधी की रैली में, जबकि वो झंडा भी एक पंजीकृत राजनीतिक दल का झंडा है, उसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। अब जहां तक सवाल मुस्लिम लीग का है, या जिन्ना का भी हमें जिक्र कर लेना चाहता हूं, इन लोगों को जिन्ना से बड़ी दिक्कत होती है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था पिछली बार, तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लगी हुई जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा लेकर आ गए थे, जबकि वो तस्वीर तो वहां 100 साल से लगी हुई है, 60-70 साल से लगी हुई थी, किसी को दिक्कत नहीं थी, सिर्फ चुनाव के मौके पर लेकर आ जाते हैं। इसी तरह, यद्यपि इसमें एक विडंबना और है, बाकी बातों पर बाद में जाएंगे, पाकिस्तान और जिन्ना को लेकर जितना प्रेम बीजेपी में है उतना तो और किसी पार्टी में है भी नहीं। बीजेपी के पितृपुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर मत्था टेक कर आए थे। जिन्ना के ऊपर किताब लिखी है बीजेपी के नेता ने, जसवंत सिंह ने। नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान गए थे, बिरयानी खाने नवाज शरीफ की निगाह में बिना किसी न्योते के चले गए थे। तो इतने प्रिय और पवित्र रिश्ते के बीच में मुसलमानों को लाने की कोशिश उनकी ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सामाजिक सद्भाव की बात करते करते कांग्रेस पार्टी चुनाव में बढ़त न ले ले। अब जहां तक बार बार मुस्लिम लीग सारे लोग, एक टूल किट दे दिया गया, नरेंद्र मोदी की तरफ से टूल किट दिया गया कि आप सब लोगों को मुस्लिम लीग की माला फेरनी है। अब दिन रात बीजेपी के लोग ये माला फेरेंगे, लेकिन उन्हें यह बताना जरूरी है, इस देश के लोगों को यह बताना जरूरी है कि मुस्लिम लीग जो जिसके नाम पर विभाजन का कलंक लिखा हुआ है, उस विभाजन के मूल बीज को रोपने वाले तो सावरकर थे। विनायक दामोदर सावरकर ने 1923 में अपनी किताब हिंदुत्व में लिख दिया था कि ये 2 राष्ट्र का सिद्धांत, कि ये 2 देश हैं अलग अलग।
उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी के अधिवेशनों में कहा और जिन्ना के कहने के पहले कहा। मुस्लिम लीग का इतिहास तो यह है कि 1906 में ढाका में एक सम्मेलन हुआ था, 1907 में कराची में एक अधिवेशन हुआ, वहां मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, आगा खां उसके अध्यक्ष बने और बाद में जिन्ना ने उसकी कमान संभाली 1920 तक, 1916 में। 1920 में तो कांग्रेस छोड़ी जिन्ना ने, यानी मुस्लिम लीग में आने के बाद भी वे कांग्रेस में रहे थे। अब असली बात यह आती है कि उस मुस्लिम लीग से आज की बीजेपी के जो पितृ संगठन है, इनके जो पुरखे हैं, वैचारिक पुरखे, उनमें सबसे बड़े इनके महानायक हैं सावरकर। सावरकर की हिंदू महासभा तो उस मुस्लिम लीग के साथ 3-3 प्रांतीय सरकारों में शामिल थी। सिंध की सरकार में, आजादी से पहले की बात कर रहा हूं, 1935 में अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम लागू करके भारतीयों को सत्ता में भागीदारी देना शुरू किया। उसके बाद प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव शुरू हुए, प्रांतों में असेंबलीज बनना शुरू हुई। जो चुनाव हुए उसके बाद सिंध, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ सावरकर की हिंदू महासभा शामिल थी सरकार में। हिंदू महासभा के कोटे से मंत्री थे लोग। और तो और सिंध की विधानसभा में जब पहली बार पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव पर अलग पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव पारित किया गया, तब भी हिंदू महासभा के कोटे के मंत्री मौजूद थे सदन में। उन्होंने सिर्फ औपचारिक विरोध दर्ज कराया और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया सरकार में से, यानी उस सरकार में बने रहे। इसके अलावा जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, तो दूसरे इनके पुरखा, अभी मैंने सावरकर का जिक्र किया, अब दूसरे व्यक्ति का नाम लेता हूं, प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बुशरा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के ही नेता थे उस वक्त, और जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक थे प्रोफेसर मुखर्जी। वही जनसंघ बाद में जनता पार्टी बनी और आज की भारतीय जनता पार्टी में। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने क्या देश सेवा की वो सुन लीजिए। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के आह्वान पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर छिड़ा हुआ था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की फजलुल हक सरकार में मंत्री थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर उसे तरीके बता रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन का किस तरह दमन किया जा सकता है। बाकायदा गवर्नर को चिट्ठी लिखी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, दस्तावेजी प्रमाण है इसके, और उन्होंने बताया कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, इस आंदोलन की कमर कैसे तोड़ी जाए, इसके सुझाव मैं दे रहा हूं आपको, और किसी भी तरह से इस आंदोलन को खत्म होना चाहिए। एक और बात बताता हूं, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जबकि पूरा देश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों को भारत से निकालने की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई, करो या मरो, तब इस आह्वान के बाद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कांग्रेस की गतिविधियों को बैन कर दिया गया। तब विनायक दामोदर सावरकर अपने हिंदू महासभा के कानपुर अधिवेशन में कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि ये बड़ा सुनहरा मौका हाथ आया है, कांग्रेस पर तो बैन लगा हुआ है, कांग्रेस राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां कर नहीं सकती, मैदान खाली है। मंच से भाषण दे रहे हैं सावरकर, कह रहे हैं मैदान खाली है, कांग्रेस कहीं है नहीं, आओ हम सब मिलकर इस मौके का फायदा उठाएं और अंग्रेजों की सेवा करें। अंग्रेजों का साथ देने का आह्वान कर रहे हैं सावरकर। और उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना की मदद के लिए सावरकर अभियान चला रहे हैं। सावरकर कह रहे हैं अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो हिंदू युवक, उसके लिए सैन्य परिषदें बना रहे हैं, मिलिट्री अपनी कमेटी बना रहे हैं हिंदू महासभा की, और वो जा जाकर जिलों में हिंदू युवकों को प्रेरित कर रही है कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो और अंग्रेजों का साथ दें। आज अगर नरेंद्र मोदी या जगत प्रकाश नड्डा ये कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है, तो उनसे यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि उसी मुस्लिम लीग के साथ 3-3 प्रांतों में सरकार बनाने में आप शामिल थे, आपके पुरखे शामिल थे, आप आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस या क्रांतिकारियों या देशभक्तों के साथ नहीं थे, आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जो मुस्लिम लीग भारत के विभाजन की बात कर रही थी, सावरकर उसके साथ खड़े थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके साथ मंत्रिमंडल में मंत्री थे।
तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस वक्त जो मोदी, शाह, जेपी नड्डा या बीजेपी की हताशा है वो इस रूप में प्रकट हो रही है कि वे हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जैसा कि वे हमेशा से करते आए। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव जी में बिल्कुल। कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, दिवाली पर बिजली आने और ईद पर बिजली आने का अंतर रेखांकित करते हैं, वही इस बार वे फिर कर रहे हैं। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल इतिहास के तमाम पन्ने जो है यहाँ पर पलट कर रख दिए और एक तरह से आईना आपने भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे को आपने दिखा दिया जो वो यहाँ पर एक फेक एजेंडा रन करने की कोशिश जो है वो कर रही है, क्योंकि उसका सीधा सीधा मकसद हमेशा ये रहता है जब भी राहुल गांधी तस्वीर में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रहार वो पूरे इंडिया गठबंधन में उन्हीं पर करती है, क्योंकि उसको पता है कि उसका मुकाबला अगर किसी पार्टी से है और देश की अगर सबसे बड़ी कोई विपक्षी पार्टी है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। और इसीलिए वो उसको देश विरोधी या देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त या फिर कभी उसे चाइना के साथ खड़े करना, इसी तरह की वो तमाम चीजें यहाँ पर करती हुई नजर आती है। कभी उसे पाकिस्तान परस्त बताती है तो कभी अब उसको मुस्लिम लीग से उसके घोषणा पत्र को कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है राकेश पाठक जी कि हमने 10 साल का शासन देख लिया नरेंद्र मोदी का, अब मंदिर जैसा वो मुद्दा लेकर आए, उनको लगा कि वो नहीं चल रहा है, फिर 370 की उन्होंने दोबारा बात करनी शुरू कर दी, यूपी में से 370 की बात कर रहे हैं। बताइए वहां के लोगों का 370 से क्या लेना देना है? अब आप ये देखिए कि जो 2019 में जो कानून लेकर आए आप मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का, उसकी बात आप अब कर रहे हैं। आप फिर से पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं। उन तमाम मुद्दों की वापसी हो गई है जो हम पहले से ही एक नहीं 1000 बार अलग अलग इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में देख चुके हैं। क्या आपको लग रहा है कि काट की हांडी क्या फिर से चढ़ेगी? क्या लोगों के वोट की ठगी क्या एक बार फिर से की जा सकती है? क्या वाकई में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसके जवाब में बीजेपी के पास कुछ नहीं है और इसीलिए वो सब कुछ कर रही है? जनता कहां खड़ी हुई नजर आ रही है? डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी भी थे और वहां फिर से उन्होंने तमाम बातों को दोहराया है घोषणा पत्र की। देखिए बुशरा जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी अब कांग्रेस की पिच पर आकर खेलने को विवश हो गई है। देखिए घोषणा पत्र तो कांग्रेस का है, चर्चा कौन कर रहा है उसकी, उसका प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? बीजेपी का पूरा तंत्र उसका प्रचार करने में लगा है। प्रधानमंत्री स्वयं अपने भाषण में ज्यादा समय कांग्रेस के घोषणा पत्र को दे रहे हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत समझदारी वाली बात नहीं होती। आप फुटेज माइलेज दूसरे को दे रहे हैं, अपने प्रतिद्वंदी को, अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धी को फुटेज दे रहे हैं। आपका पूरा समय कांग्रेस का नाम जपने में वैसे भी जाता था, लेकिन चुनाव के मौके पर अगर आप घोषणा पत्र का इतना उल्लेख कर रहे हैं तो जिज्ञासा बस लोग पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि क्या सचमुच में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की कोई बात है, क्या कोई ऐसी बात है? तो लोग जब उसे पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं, इसमें तो बहुत काम की बातें हैं, इसमें तो आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों की बात है। तो बीजेपी रणनीतिक गलती और भूल कर रही है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बार बार बात करके। अब जहां तक सवाल यह कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और जनता कहां खड़ी है, पहली बात तो यह है कि उनके पास अपने घिसे पिटे मुद्दों के अलावा कुछ नहीं। आप 2019 में 3 तलाक की बात कर चुके, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे आपने चुनाव जीत लिया, अब 5 साल बाद भी वही बात करेंगे। इन 5 सालों में और क्या ऐसा नया हो गया? अब इन 5 सालों की बात करिए। चलिए अगर इसकी ही बात करनी है तो इसका जवाब दीजिए कि पुलवामा में क्या हुआ था, वो विस्फोटक कहां से आया था, इसका भी जवाब दे दीजिए जब आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। पहले घटना हुई उसके बाद में तो आपने स्ट्राइक की। गलवान घाटी की बात कर लीजिए, बताइए चीनियों ने कितने हमारे पोस्ट से हमको पीछे खदेड़ दिया है, कितने गांवों के नाम अरुणाचल प्रदेश के चीन ने बदल दिए हैं, कितनी ऐसी जगह हैं, कितने हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया है। सोनम वांगचुक क्यों अनशन पर बैठे हुए हैं, क्यों चीन की सीमा की ओर मार्च करना चाहते हैं, उनके जवाब दे दीजिए। तो उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता कहां खड़ी है इसकी परीक्षा तो जनता के सामने भी है। अब जनता को भी इसका जवाब देना है, क्या उसको इन्हीं सारे हिंदू मुस्लिम मुद्दों में फंसे रहना है, क्या उसे इस तरह की नफरत की राजनीति ही स्वीकार है, या जो मूल आइडिया ऑफ इंडिया है नेहरू का, जिसकी कांग्रेस बात करती है, जिसकी आज राहुल गांधी बात कर रहे हैं। हम लोग एक पत्रकार और नागरिक के नाते जब इसकी मीमांसा करते हैं तो हमें लगता है कि असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी या बीजेपी को किसने रोका है
कि वो रोजगार जी। की बात ना और यहाँ करें। पे मैं बिल्कुल, जी यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि अभी इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आ रही है जब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की और कांग्रेस से जी जुड़ी हुई कि जम्मू जी कश्मीर और लद्दाख में एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी। तो दोनों में 3-3 सीटों को लेकर यहाँ पर गठबंधन हो गया है। 3-3 सीटों पर, 3 सीटों पर एनसी और 3 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो लगातार इसको लेकर भी एक तरह का एक एजेंडा जो है वो चलाया जा रहा था। लगातार ये बताया जा रहा था कि देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पर इनकी आपस में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हमने कई बयान ऐसे देखे, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी हमने कई बयान देखे जिसको लेकर लग रहा था क्या इनके ऊपर भी किसी तरह का कोई प्रेशर है। लेकिन लगातार आप ये देखें कि जितनी भी रैलियां हुई, चाहे वो हम बात करें अभी रामलीला मैदान की हुई रैली की बात करें या उससे पहले महाराष्ट्र में हुई रैली की बात करें, वहां पर हमेशा हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला हमेशा वहां पर मौजूद थे। हालांकि महबूबा मुफ्ती भी वहां पर लगातार मौजूद रही तमाम रैलियों में और उन्होंने ये कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का यहाँ पर गठबंधन हो गया है। ये एक अच्छी खबर इंडिया गठबंधन के हवाले से हो सकती है और 3-3 सीटों पर दोनों अब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है और 3 ही सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिली है। और जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर वो गए थे जब से 370 हटी है पहली बार और वहां पर जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं वहां पर की थी। लेकिन लोगों को ये पता है कि चाहे डिलिमिटेशन करने की वहां पर जो भी पूरी कवायद की गई है और उसके जरिए जम्मू में सीटें बढ़ाने की कोशिश और श्रीनगर की सीटें कम करने की कोशिश, जिस तरह से तमाम वहां के नेताओं को नजरबंद किया गया, इस तरह की तमाम वहां पर चीजें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जब 370 हटाई गई तो जम्मू कश्मीर को कैसे और खासतौर पर श्रीनगर को कैसे कैद एक तरह से कर दिया गया था। अब देखना यह होगा कि उसके बाद पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख इलेक्शन मोड में जा रहा है, पहली बार वो वोट करने जा रहा है, तो वो क्या चुनता है। और यहाँ पर ये अलायंस होना बेहद महत्वपूर्ण है और ये भी देखना कि लेह लद्दाख में किस तरह से पूरा एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को भी कुचलने की कोशिश लगातार की जा रही है बीजेपी की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से, ये भी सबको पता है। एक छोटा सा आपसे रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी और फिर उसके बाद अपने मौजू पे लौटेंगे। हुआ है, दोनों गठबंधनों की बात कर लेते हैं। पहले तो जम्मू कश्मीर की बात करें। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी का बहुत बड़ा दावा रहा है कि 370 हटने के बाद वहां अमन कायम है। लेकिन विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे वहां पर? सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव करने के लिए कहा है। पूरे देश में एक साथ चुनाव करने का दावा जो पार्टी करती है, वन नेशन वन इलेक्शन, वो एक राज्य का चुनाव नहीं करा पा रही लोकसभा के साथ। बाकी जगह तो हो रहे हैं ना, कुछ राज्यों में चुनाव साथ में है, 3-4 राज्यों में। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करा रहे हैं आप? क्योंकि फौजी बूटों के तले आपने पूरे राज्य को दबा रखा है। जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के लोगों की ही तरफ से अब ये संदेश आएगा, ये पैगाम आएगा कि उन्हें बीजेपी ने जो किया है वो मंजूर हुआ या उनके हक में जो बात दूसरी पार्टियां कर रही थी उससे वे सहमत हैं। तो अब ये जनता के ऊपर वहां की छोड़ते हैं। लेकिन ये गठबंधन, जैसा कि आपने कहा भी कि फारूक अब्दुल्ला लगातार इंडिया गठबंधन के साथ मंचों पर थे, यद्यपि थी तो महबूबा मुफ्ती भी वे अलग से चुनाव लड़ रही हैं। इन दोनों बड़े दलों ने अपना गठबंधन कर लिया है। इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती पहले बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी हैं, बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जा चुकी है। तो अब इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की पार्टी का गठबंधन होना इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अब प्रत्याशियों की घोषणा के बाद देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बाकी देश की भी बात कर लेते हैं। बहुत शोर मचाते थे मुख्यधारा के लोग, मुख्यधारा के मीडिया के लोग, बीजेपी के लोग, कि इंडिया गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, ये तो अभी तक इस पर सहमत नहीं हुए। लेकिन आपने देखा धीरे धीरे पहले चरण का चुनाव सामने आ गया। इंडिया गठबंधन ने लगभग सब जगह अपने साझीदार दलों के साथ सीटों का बंटवारा कर लिया। उत्तर प्रदेश में बहुत आसानी से हो गया, बिहार में हो गया, महाराष्ट्र में होने वाला है, जम्मू कश्मीर में भी हो गया। तो कोई ऐसा राज्य विशेष नहीं बचा जहां पर तालमेल का अभाव हो। लेकिन बीजेपी से कोई नहीं पूछता, कोई नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने से नहीं पूछता कि आपके गठबंधन में तो 36 दल हैं, मेहरबानी करके 36 में से 6 दलों के नाम ही बता दीजिए कौन कौन से हैं।
कम से कम मुझे तो याद नहीं आता बीजेपी के साथ कौन से बड़े दल शामिल हैं। जो बड़े दल थे कहने के लिए, बीजू जनता दल था उड़ीसा में, वो तो साथ छोड़ गया, वो तो आपके साथ चुनाव नहीं लड़ रहा। अकाली दल ने, श्रोमणी अकाली दल ने साथ छोड़ दिया पंजाब में, बाकायदा आपका साझेदार दल, साझेदारी वाला दल था वो। हरियाणा में हम हालत देख ही रहे हैं, क्या हालत है दुष्यंत चौटाला की पार्टी की और बीजेपी की। तो कुल मिलाकर गठबंधन धर्म निभाने में भी इंडिया गठबंधन के नेता, सारे नेता उसके लिए, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, सब लोग ज्यादा परिपक्वता से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ जिस तरह का एक छत्र के रूप में काम करना चाहती है, तानाशाहीपूर्ण उनका जो तरीका, जैसे सत्ता में है वैसे संगठन में भी है, पार्टी में भी है, उसको लेकर शायद उनका तालमेल अभी तक ठीक से जमा नहीं। मेरे समझ में अभी भी नहीं आ रहा कि सचमुच में जो एनडीए गठबंधन है उसके कौन से ऐसे घटक दल हैं जो बड़े दल, नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं, नीतीश कुमार हैं जरूर उनके साथ मंच पर, उनकी अब बिहार में क्या स्थिति होगी इस चुनाव में मालूम पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, वो पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं और 400 की जगह 4000 कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनकी जबान किस तरह से लड़खड़ा रही है, तो वो मोदी जी के लगता है पद चिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं वो फिलहाल। संगत का असर दिखाई दे रहा है। 4000 सांसद भी चुन सकते हैं वे। जब देश में नरेंद्र मोदी को 600 करोड़ मतदाता चुन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने दावोस सम्मेलन में कहा था कि वो जो 600 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया है, तो 4000 सांसद भी हो सकते हैं, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। चुन लेंगे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को, 4000 सांसद चुन लिए जाएंगे उनके घटक दल, गठबंधन दल द्वारा। लेकिन कुल मिलाकर हम मुद्दे पर लौटे, ये चुनाव अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके लड़ना चाहती है तो पहली नजर में साफ दिखाई दे रहा है कि वो चुनाव को लेकर बहुत परेशान है, हताश है, बेचैन है, तभी अपने आजमाए हुए नुस्खों पर लौट रही है, जबकि वे नुस्खे अब शायद चलने वाले नहीं हैं। अब आज का युवा रोजगार की बात करने लगा है। यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं को, प्रत्याशियों को हरियाणा से लेकर गुजरात तक, गुजरात तो मोदी जी का राज्य है, अमित शाह का राज्य है, गुजरात मॉडल है, संघ की प्रयोगशाला है, वहां बड़े बड़े उनके प्रत्याशी दौड़ाए जा रहे हैं, मंचों पर बैठने नहीं दिया जा रहा, गांव से लोग खदेड़ रहे हैं। एक जिले में तो पार्टी का कार्यालय बंद करके ताला लगाकर पार्टी के कार्यकर्ता भाग गए। तो कोई ना कोई तो वजह होगी। ये वो सारी वजह हैं जिसके चलते मोदी और बीजेपी अब हिंदू मुसलमान पर लौटेंगे और ये आगे आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ने वाला है। ये नफरत की खाई और चौड़ी करने की कोशिश होगी। बिल्कुल, और ये भी देखा जा सकता है कि जो सिटिंग उसके एमपीज हैं उसमें से 100 से ज्यादा का अब तक वो टिकट काट चुकी है। जो भी पैराशूट करके जो भी कैंडिडेट्स लाए जा रहे हैं, जो भी पार्टी में आ रहे हैं, उनको सराखों पर बिठाकर उनको फौरन टिकट दिया जा रहा है। इससे बड़ी नाराजगी है। अभी सहारनपुर में ठाकुर समाज ने एक बड़ी सभा की है जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो बीजेपी को किसी कीमत पर वो वोट नहीं देंगे। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो जो अपना वहां पर प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, यहां तक कि जेजेपी जो उनके साथ रही उनको नहीं घुसने दिया जा रहा है। यही हाल कमोबेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, जहां पर आरजेडी की आरएलडी की अगर बात करें तो सहारनपुर में वो रैली में शामिल नहीं थे। इसके साथ साथ जो बिजनौर की सीट है वहां पर तब वहां पर जब योगी जी जाते हैं तब भी वहां पर वो मौजूद नहीं रहते हैं। तो उनकी स्थिति क्या है? तो कमोबेश ये नजर आ रहा है राकेश पाठक जी कि अगर देश के तमाम हिस्सों में देखें, महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर आप ये देखें तो जाहिर सी बात है हर जगह पर ये दिख रहा है साफ तौर पर कि बीजेपी में घबराहट है। उसकी सहयोगी दलों को साथ में लाने के बावजूद भी उसकी स्थिति कुछ बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने विधानसभा के चुनाव में हमने देखा है लगातार कि जब भी बीजेपी घबराती हुई नजर आती है वो अपने इसी एजेंडे पर लौटती है। तो क्या अभी ये माने कि नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं चल रहा है? कैंडिडेट से लोग नाराज हैं, मुद्दे उनके पास है नहीं, तो इसीलिए मुस्लिम लीग और सबकी वापसी हो रही है। और ये भी एजेंडा मुझे लग नहीं रहा लोगों को बहुत पच पा रहा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुस्लिम लीग से कैसे घोषणा पत्र को जोड़ रहे हैं आप। देखिए बुशरा जी, इसमें एक राज्य और जोड़ लीजिए जो मैंने शुरू में कहा था, गुजरात। गुजरात में मोदी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं पुरुषोत्तम रूपाला। उनके एक बयान को लेकर पूरा क्षत्रिय समाज बेहद नाराज है। वहां जो राजपूत समाज के
करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, उन्हें पुलिस ने नजरबंद कर लिया। महिलाओं ने वहां जौहर करने की चेतावनी दी। आप जानते हैं जौहर 16वीं शताब्दी में राजपूत महिलाएं करा करती थी। अब अगर 21वीं सदी में महिलाओं को जौहर करना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी। उनके साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ, कहीं किसी कार्यकर्ता ने जूता भी फेंक दिया किसी आम सभा में। अगर ये विरोध गुजरात में हो रहा है तो देश में बाकी जगह क्या हालत होगी इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। अब हम बात बार बार उसी मुद्दे की कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके, मुस्लिम लीग का जिक्र करके क्या नरेंद्र मोदी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जनता बहुत भर चुकी है, गले गले तक लोग भर गए हिंदू मुस्लिम नफरत की बातें सुनते सुनते। अब लोग इन बातों में नहीं आते हैं। लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि मुसलमानों के नाम पर बहुसंख्यक समाज को, 85% समाज हिंदू है इस देश का, उसको डरा के ये सिर्फ वोट हासिल करते हैं। इनका जब मौका आता है तो ये भी तुष्टीकरण के काम करते हैं। राजनीति में जाति धर्म का वैसा ही इस्तेमाल ये भी करते हैं जैसा दूसरी पार्टियों पर ये आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बार ये इनका नुस्खा चलने वाला नहीं है। फिर भी ये जितनी और इसमें तेजी लाएंगे वो बूमरैंग करेगा। मुझे ऐसा लगता है लोग अब असली मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनके जवाब इनके पास नहीं। लोग तो ये भी आशंका जताते हैं कि कल को दंगे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कर्नाटक के चुनाव में गृह मंत्री कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो यहां दंगे होंगे। और विस्फोट में पकड़ा कौन जा रहा है, हिरासत में कौन लिया जा रहा है? बीजेपी का कार्यकर्ता। विस्फोटक किसके घर पर मिल रहे हैं केरल में? आरएसएस कार्यकर्ता के घर पे। यानी अभी से पूरे देश को सतर्क हो जाना चाहिए कि चुनाव बहुत लंबा है, 7 चरणों का चुनाव है, 50-60 दिन चुनाव चलने वाला है। ये लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, सिर्फ बयानों में नहीं, हकीकत में भी कुछ भी हो सकता है इस देश में। इसलिए अब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो पूरी एहतियात बरतें और कम से कम हिंदू मुस्लिम नफरत के एजेंडे में इनके में नहीं आए। और मैं बीजेपी से भी कहना चाहता हूं एक नागरिक के तौर पर, आप असली मुद्दों पर चुनाव लड़िए, चुनाव जीत जाइए, कोई ऐतराज नहीं है। पर जिसका कोई विषय नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं इस देश में, और मुस्लिम लीग पाकिस्तान वाली तो पाकिस्तान के साथ रह गई। देश जब आजाद हुआ बुशरा जी, उसके बाद 1948 में दूसरी मुस्लिम लीग बनी है। वो तो सारे हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। पार्टी का नाम अगर मुस्लिम लीग है तो कोई देशद्रोही पार्टी थोड़ी हो गई है। और उसके साथ बीजेपी के लोग, बीजेपी का संगठन मौके बेमौके पर उसके साथ भी काम करता रहा है। जब जहां मौका मिलता है वे कर लेते हैं, किसी का भी साथ ले लेते हैं। असम में जाएंगे तो वहां बोडो आतंकवादियों का साथ भी मंजूर है, या ऐसे संगठन, सीधे बोडो आतंकवादी तो नहीं, लेकिन ऐसे संगठन जिन पर आतंकवाद के आरोप हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं अपने गठबंधन में। तो मुस्लिम लीग का बार बार नाम लेकर आप आजादी से पहले की अगर मुस्लिम लीग को आज के चुनाव में घसीटना चाहते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई हो नहीं सकती विषय जी। बिल्कुल। और यहाँ पर रीजन ये दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के आरक्षण की बात की जा रही है या सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात की जा रही है। यहाँ पर 50% का जो कैप लगा हुआ है आरक्षण को लेकर उसे हटाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की जा रही है। और शुरू से हमने देखा है जब से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है, जब से राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कही है, बीजेपी को इसकी काट नहीं मिल रही है। बीजेपी बौखलाई हुई है, चाहे हम बात करें 5 राज्यों में हुए चुनाव की या फिर अब लोकसभा चुनाव की हम बात करें। भले ही उसे उस तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई हो, लेकिन ये भी पता है कि अगर कोई पार्टी टक्कर देने की अभी किसी स्टेज पर खड़ी है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। और यही वजह है कि ये तमाम हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। और ये जैसे डॉक्टर आतिश पाठक आपने भी कहा, और मैं फिर से इसे दोहराऊंगी कि शायद इतनी बात कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर नहीं होती जितनी अब हो रही है, जितना जिक्र अब हो रहा है, जितनी क्यूरियोसिटी अब जनरेट की जा रही है, शायद वो पहले नहीं होती है। और अब लोग जरूर पढ़ेंगे, और वो लोग भी जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं या वो इंडिया गठबंधन को वोट करना चाहते हैं, और वो लोग ज्यादा पढ़ेंगे जो इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है ताकि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकें। तो आपको नहीं लग रहा कि ये सब करके भी बीजेपी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है?
बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में कहा और आपने भी कहा था, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र अभी तक ला ही नहीं सकी है। मतदान में अब कितने दिन बाकी है पहले चरण के? उनकी तो कमेटी अभी बनी है कुछ दिन पहले घोषणा पत्र के लिए। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा में जो थोड़ा सा पिछड़ रही थी उसे उसने कवर कर लिया है और अपना घोषणा पत्र पहले देश के सामने रखकर, देश के सामने परोस कर उसने बता दिया उसके मुद्दे ये हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जातिगत जनगणना की कोई काट बीजेपी को, मोदी जी को सूझ नहीं रही है। उनको पता है देश की आबादी में बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ों का है, जिसमें तमाम समाज के ऐसे शामिल हैं जो वंचित रहे हैं अब तक, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों की में भागीदारी का प्रश्न हो या सरकारी और जिस तरह के और अवसर होते हैं समाज के उनमें भागीदारी का प्रश्न हो, उन्हें वैसा अवसर नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन बार बार सबकी भागीदारी की बात कर रहा है, तो पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की बात है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इसकी काट लेकर ले आया, किसने रोका है? वो इससे बड़ा कोई भरोसा दिला दे, इससे बड़ा सपना परोस दे, कोई ऐतराज नहीं, कोई मनाही नहीं होती चुनाव में। आपने 2 करोड़ रोजगार देने का पहले वादा किया था, अब आप कर दीजिए हम 4 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देंगे। मोदी जी कर दें वादा, आप वादा कर दीजिए 30 रुपए 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, डॉलर 50 रुपए का हो जाएगा। किसने रोका? लिख लीजिए ना अपने घोषणा पत्र में। चूंकि आपके पास कोई तैयारी नहीं है, आपने अपना घोषणा पत्र अब तक तैयार नहीं कर पाया है, इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में मीन मेख निकाल रहे हैं। मीन मेख निकालना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा तो कांग्रेस भी उस पर बात करेगी। लेकिन पहले राउंड में, पहली इनिंग में कांग्रेस ने इस नाते बढ़त तो ले ही ली है कि उसने घोषणा पत्र समय से जारी कर दिया और बीजेपी को मजबूर कर दिया कि वो पूरे दिन उस पर बात करे। आप देख लीजिए, जेपी नड्डा से लेकर पन्ना प्रमुख तक सिर्फ कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर रही है। तो मैं समझता हूं ये मनोवैज्ञानिक युद्ध में बार बार अपने शत्रु का नाम लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। लोगों के दिमाग में रिमाइंड भी तो हो रहा है, कांग्रेस 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 शब्द भी तो बार बार आ रहा है, तो आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। मैं तो हमेशा ये भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का नाम राहुल गांधी को इतनी बार नहीं लेना चाहिए, इतनी बार कोई जरूरत नहीं नाम लेने की। इतना मोदी जी अपना स्वयं का नाम इतनी बार ले लेते हैं, शायद दुनिया में और कोई राजनेता नहीं होगा कि जो व्यक्ति अपना नाम इतनी बार लेता हो जितनी बार मोदी जी अपना नाम लेते हैं। तो इस मौके पर बीजेपी कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस जो नैरेटिव बनाना चाहती है, कांग्रेस जो एजेंडा सेट कर रही है, बीजेपी उस एजेंडे में फंस गई है, उसे उसके पिच पर आकर खेलना पड़ रहा है। जी बुझते जी बिल्कुल। और उसने एक इतनी लंबी लकीर जो है वो खींच दी है घोषणा पत्र की को लेकर कांग्रेस ने कि अब उससे लंबी लकीर खींचना बीजेपी के लिए नामुमकिन सा ही नजर आ रहा है। वो क्या करेगी? 10 साल उसकी सरकार रही है, 10 साल में उसने जो वादे किए वो जुमले साबित हुए हैं। जो सिलेंडर 50 रुपए का हुआ करता, 500 रुपए का हुआ करता था, 400 रुपए का हुआ करता था, वो 1200 रुपए का मिल रहा हो, जो पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो 100 रुपए पार हो रहे हो, जहां पर हर वर्ग जो है लगभग त्राही त्राही कर रहा हो, तमाम हर वर्ग जो है वो सड़क पर हो, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी परीक्षाएं जो है वो कैंसिल हो रही है, रिजल्ट टाइम पर नहीं आ रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आखिर क्या वादे करेंगे? ये सब तो तोहफे दिए हुए हैं खुद बीजेपी के, तो इन तोहफों की काट वो कहां से लेकर आएंगे? और यही वजह है कि अभी तक घोषणा पत्र उनका जारी नहीं हुआ है। पहले वो 370 की बात करते थे, वो उन्होंने हटा दी, राम मंदिर की बात करते थे, वो बनवा दिया गया है जैसा कि वो कहते हैं, हालांकि बना तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर है। और तमाम जो वादे थे वो एक एक करके जो हिंदुत्ववादी उनके वादे थे वो उन्होंने पूरे कर दिए हैं। तो आखिर अब आगे वो क्या करेंगे उनकी समझ नहीं आ रहा है, और इसीलिए वो अपना एक तरह का नैरेटिव बनाते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और शायद उतनी चर्चा पहले नहीं होती जितनी चर्चा अब कांग्रेस के उस घोषणा पत्र की हो रही है, और कांग्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं एज लेती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।